लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। हम बात करेंगे राजस्थान पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव कब होंगे इसकी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ना तो सरकार ने कुछ स्पष्ट किया है। मामला सरकार, चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग के बीच में अटका हुआ है। हम इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक पठान। रफीक जी, आपका स्वागत है। रफीक जी, आप सरपंच है, आप पत्रकार भी रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपकी पत्रकार से पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई। मैं रफ़ीक पठान, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैंने लगभग 30 साल तक पत्रकारिता का मेरा अनुभव है। पत्रकार के साथ साथ मैं 2010 में चुनाव लड़ा और मेरी गांव की जो जनता है उन्होंने मुझे सरपंच बनाया और ये सोच के बनाया कि पॉजिटिव सोच का इंसान है, इनकी अच्छी पहचान है समाज में और अधिकारियों से, तो ये डेवलपमेंट कराएगा। और मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जो 5 साल काम किए, तो उसके बाद लगातार हम सरपंच बनते हुए आ रहे हैं, या हमारे द्वारा जो आरक्षित सीट हो जाती थी तो हमने जिनको सपोर्ट किया वो सरपंच बने हैं। और अभी वर्तमान में जो मैं राजस्थान सरपंच संघ है उसका जो मुख्य प्रवक्ता हूँ, उसका रीज़न भी यही है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं हर चीज़ को पहलू को समझता हूँ, तो मुझे प्रवक्ता की जो जिम्मेदारी दी है वो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। रफीक जी, आपको पता है पूरे प्रदेश भर में नजरें हैं वो सबकी टिकी हुई है पंचायत चुनाव निकाय चुनाव पर। आखिरकार निकाय और पंचायत चुनाव दोनों नहीं हो रहे हैं। सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि हम चुनाव कब करवाएंगे। इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखो, स्पष्ट तो सरकार ने आज से 2 साल पहले ही कर दिया था। जब पिछले इस वाले बजट से पहले वाले बजट में जो हमारी वित्त मंत्री है, माननीय उप मुख्यमंत्री भी है दिव्या कुमारी जी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान पहला राज्य होगा भारत का जहाँ पे वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत राज और नगरीय निकाय के चुनाव, संपूर्ण चुनाव एक साथ होंगे। उसी के टाइम से हमने कयास लगा लिया था कि चुनाव 2026 के लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि अभी भी नगरीय निकाय जितनी भी संस्थाएं हैं उनके तो कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, कोई बोर्ड उनका बाकी नहीं है। मगर जिला परिषद और पंचायत समिति, उसमें 12 जिला परिषद और उससे जुड़ी हुई 90-95 जो पंचायत समितियाँ हैं उनका कार्यकाल अभी भी बाकी है। और अभी कुछ का सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, किसी का अक्टूबर में होगा। और 4 जिले और 4 जिले से जुड़ी हुई पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में ख़त्म होगा। तो जो सरकार कर रही है वो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत उनकी जो घोषणा है उसी की तैयारी में है। और ओबीसी आयोग भी उसी से एक जुड़ा हुआ एक पहलू है। उसके अलावा कई अन्य पहलू है, हम किसी भी एंगल से उसको ले, मगर सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन। बिल्कुल, आपने बोल दिया कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कर रही है, लेकिन बार बार चाहे जाबर सिंह कर्रावा मंत्री, चाहे मंत्री मदन दिलावर बार बार बयान देते हम चुनाव जल्द करवाएंगे, लेकिन आखिरकार स्पष्ट सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे। ये बात सही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, आखिर कौन सी तारीख को कराएंगे, कौन से महीने में कराएंगे? जनता की नजरें जो है वो चुनाव पे टिकी हुई है। अब देखो, कल ही मतलब परसों जो 31 मार्च को जो ओबीसी आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ है, उसी के समकक्ष एक आदेश जारी हुआ कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल अब 31 सितंबर तक बढ़ा दिया जाता है। तो स्पष्ट है, ये अंदेशा है, इसकी संभावना है। अपन संभावना देखो 31 मार्च तक, हाँ, कब तक का बढ़ाया? 31 सितंबर तक का बढ़ाया। वो एक चुनाव आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक सरकार ने, किसी जिम्मेदार मंत्री ने ये तो नहीं कहा कि हम दिसंबर में चुनाव करवाएंगे, सितंबर में करवाएंगे कि अगस्त में करवाएंगे। मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे कहा कि 12 जिला परिषद और उससे जुड़ी हुई पंचायत समितियों के ये संभावना है, कार्यकाल अभी बाकी है, उनको समय से पहले नहीं हटा सकते, वो कोर्ट में चले जाएंगे। तो सरकार के पास अधिकार है 6 महीने पहले हटाने का। तो सितंबर में ये जो बची हुई जो 8 जिला परिषदें हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, केवल 4 बचेंगी। तो सरकार के पास अगर मजबूरी आई सितंबर के बाद चुनाव कराने की, तो उन 4 जिला परिषदों के जो 2 महीने के बोर्ड रहेंगे उनको आराम से भंग कर सकती है अगर चाहे तो। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उनको भी भंग करेगी, क्योंकि वो सरकार वर्तमान में किसी भी जनप्रतिनिधि से, चुने हुए जनप्रतिनिधि से कोई बुराई नहीं चाहती। तो ऐसे में
भजन लाल जी की भी थी। ये सारी अभी तक तो देखिए, आपने खुद ने कई बार बयान देखा होगा जाबर सिंह खर्रा का, मंत्री और मंत्री मदन दिलावर का, तमाम सरकार के जो मंत्री, उनका बयान, उन्होंने कहा था कि चुनाव 2 जनवरी में हो जाएंगे या फरवरी में हो गए। कई बार उन्होंने बयानबाजी की थी, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं कि अब चुनाव टल गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक। देखो, आज ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया है अवमानना का। किसको किया है? निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयुक्त को। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग पहले कह चुके हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, इस वजह से हम आरक्षण जो हमें तय करना है, वो जो लॉटरी निकालनी है, उसका शेड्यूल तय नहीं कर पाए। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग भी एक सरकार का ही पार्ट है, उनके वकील भी वही होते हैं। तो ये क्या जवाब देंगे, उस पर निर्भर करेगा। अवमानना तो हुई है, क्योंकि कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए बोला था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ये चीज़ लागू रखा था। मगर वापस जीरो से शुरू होकर हाई कोर्ट पहुंच गया मामला, और हाई कोर्ट के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग क्या जवाब देता है, क्या उसके जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट होता है, ये निर्भर करेगा चुनाव पर। अगर हाई कोर्ट में जो निर्वाचन आयोग का जवाब होगा उस पर अगर वो एग्री हो जाता है, तो चुनाव निश्चित तौर पे अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होने वाले, ये आप मान के चलो। देखो, जनता ये भी जानना चाहती है, आप सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता है, जनता को ये मालूम नहीं है कि आम जनता को, देखिए हम पत्रकार है, पत्रकार उन चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन आम जनता तक ये भी बात पहुंचे आखिरकार ये ओबीसी आयोग का रिपोर्ट नहीं बनना और गलत आंकड़े पहले पेश किए गए, अब दोबारा आंकड़े मांगे गए, ये थोड़ी कहानी समझाइए ना थोड़ी आप। इसमें यह है कि ओबीसी आयोग को, ओबीसी वर्ग को जो हमारा 21% का आरक्षण है, वो पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और कहा कि जो आरक्षण तय है, जैसे एसटी एससी को तय है, उनको मिल रहा है उतना, तो ओबीसी को नहीं मिल रहा। कई जगह 1% है, कई जगह 5% है, ऐसे ही है जो है। तो उसकी व्याख्यान पूरी तरह से भौगोलिक स्थिति तैयार करके रिपोर्ट देने के लिए कहा था, और राज्य को कहा। पहले इसी के तहत एमपी में 2020 की बात है, चुनाव उन्होंने 27% आरक्षण तय कर दिया, उससे चुनाव डिक्लेयर कर दिए। तो उसके बाद लोग कोर्ट में चले गए कि ज़्यादा कर दिया, तो फिर वो 16% पे लिए, तो जो 16% कम किया तो फिर वो कोर्ट में चले गए। ऐसे वहाँ भी 2 साल तक चुनाव उलझा। उसके बाद आखिर में वहाँ पे जो आरक्षण तय हुआ, उसी के आधार पर चुनाव हो गया। तो ऐसा कैसे राजस्थान में भी है, क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूँ, मेरी जो पंचायत समिति है, वहाँ पे ओबीसी वर्ग को सरपंच की 30 में से केवल 1 सीट मिलती है। इटावा ब्लॉक में रहा है। तो हमारे पूरे ब्लॉक में अगर जिले में गएंगे तो मुश्किल से ओबीसी को 15-20 सीटें ही आरक्षित है सरपंच वाली। तो जो 27%, 21% का आरक्षण है, वो पूरा तय होना चाहिए। उसी के अनुरूप अगर जो नई पंचायतें बनी है और आरक्षण होगा, तो एक जो वंचित वर्ग है उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जैसा एसटी एसटी को मिलता है। वहाँ पे दूसरे वर्ग का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और ओबीसी एक जाति ऐसी है जो आपको हर गांव में मिलेगी, हर जिले में मिलेगी, हर पंचायत समिति में मिलेगी। तो उनको पूरा आरक्षण मिल जाए। और इन्होंने आनंद फानंद में न तो सर्वे करवाया, न कुछ कराया, बस कलेक्टर से आंकड़े मांग लिए, सांख्यिकी विभाग ने आंकड़े दे दिए, उस पर स्पष्ट ही नहीं है कि ओबीसी वर्ग कितना है, कितनी नहीं है। तो जब तक डोर टू डोर सर्वे नहीं होगा, किसे पता चलेगा कि ओबीसी में तो सैकड़ों जाति आती है, कितनी जाती है। देखिए, ये आपने बता, तो क्या लग रहा है कि अभी आंकड़े जो कैसे जुटाएंगे जब आप जनगणना वाली बात। अब ये जनगणना चल रही है, एक बार तो इसमें भी थोड़ा असमंजस की है। तो लोग, हमारे सरपंच ये सोचते हैं कि जनगणना चालू हो गई, 2027 में इसकी रिपोर्ट आएगी, तो हो सकता है कि इसी से आंकड़े लिए जाएं। मगर वो लंबा प्रोसीजर है। जैसे एसआईआर में भी लंबा प्रोसीजर, एसआईआर लागू नहीं हुई है अभी। एसआईआर जो करवाई है इन्होंने, वो भी कहाँ लागू हुई है, उसमें भी पूरा स्पष्ट नहीं है कि किनके नाम कटेंगे, किनके। अभी जो मतदाता सूचियां, जो पंचायत चुनाव को लेकर के मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है, वो भी जनवरी 2025 के आधार पर किया गया है। बिल्कुल, इनके पास आंकड़े वही थे, उसी से किया गया। फिर जब हमने इनका विरोध किया, अब कोर्ट में याचिका लगाई, तो उन्होंने आनंद फानंद में कहा कि जो एसआईआर में जिनके नाम काटे थे वो इस सूची में से काट दो, जिनको जोड़े थे वो सूची में जोड़ दो। भैया लोगों को स्पष्ट बोला, उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, बस एसआईआर की जो लिस्ट थी उसी से दोबारा से उसको अपडेट कर लिया। इतना चेंज करके इन्होंने फाइनल लिस्ट जारी कर दी। तो उसमें कोई नया कुछ नहीं है, सर्वे नहीं हुआ अभी। ओबीसी आयोग अगर चाहे
तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सर। अभी जो आंकड़े मांगे हैं कि आपके ग्राम जो जिले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, उसमें कौन कौन सी ओबीसी की कौन कौन सी जाति है, कितना परसेंटेज ओबीसी है, एससी एसटी कितना, ये सारे आंकड़े मांगे, फॉर्मेट तय किया है पंचायत राज विभाग ने, आयोजना विभाग को पत्र लिखा, उस पर कितनी क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ? ऐसे आंकड़े तो इनके पास पहले से थे, मगर उस पर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जातियां घटती बढ़ती रही है, तो इनके पास वो आंकड़े भी नहीं है। ये चाहे तो ये जो 6 महीने का टाइम मिला है, इस 6 महीने में ये व्यापक सर्वे करवा कर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और वो सरकार को दे दे, सरकार उसके आधार पर आरक्षण तय कर दे, निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट दे दे, निर्वाचन आयोग आरक्षण तय कर दे, चुनाव हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटरनल ये बात है कि भाई ओबीसी ने तो रिपोर्ट इंटरनल तैयार कर दी होगी ना, अब तो सरकार चाह नहीं रही है। ये जो विरोधाभास हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आती है कि भाई सरकार की भी मंशा नहीं है कि भाई चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव कराने के लिए बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब चीज़ चाहिए। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बजट को लेकर एक इशू आ रहा है कि पंचायतों को बजट नहीं दिया गया, इस वजह से गांव का विकास ठप है। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर जीवीजी राम जी किया है, तो उसका भी लोगों में गलत इम्पेक्ट जा रहा है। सरकार चाहती है कि जीवीजी राम जी को योजना जो बनाई है उसको अच्छे से चलाए भी, अप्रैल के बाद वो गांव-गांव में रोजगार मिले लोगों को। तो लोगों में जो भ्रम पैदा हुआ है कि सरकार ने नरेगा बंद कर दी, वो सरकार उसको निकालना चाहती है, इसलिए सब कुछ चेंज हो रहा है चुनाव को लेकर भी। वरना सरकार चुनाव करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में जनप्रतिनिधि रहेगा ना, अभी भी चुने हुई हैं, बस ना पदनाम चेंज हुआ है। एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 15 अप्रैल से पहले पहले चुनाव होने चाहिए, तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सूची जारी करने की अंतिम प्रकाशन की तारीख है वो 22 मार्च और 8 मई रख दी। ये कहीं ना कहीं चुनाव को टालने की स्थिति है भाई, इस तरह की वो पैदा कर दो ताकि जो याचिका करता है उसको भी थोड़ा सा लगे कि अभी तो मतदाता सूची, और कोर्ट में भी जवाब दे सके। अगर सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी तो चुनाव करानी पड़ेगी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ जाए और मतदाता सूची भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर चुनाव कराना ही है ना। हाई कोर्ट में क्या जवाब देंगे? जवाब ये देंगे कि सब ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी है, ओबीसी आयोग कहेगा हमको आंकड़े सही नहीं मिले। अब आंकड़े कहाँ से मिलते हैं? सरकार देती है, अधिकारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो चुनाव पहले पिछली बार बातें चल रही थी, हम आपके साथ थे तब, मध्य प्रदेश का मॉडल लागू किया राजस्थान में, उसमें सरपंचों को कितना फायदा हुआ? सरपंचों को अभी मैं मानूँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमने ये सोच के किया था कि अगर ये वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव कराएंगे और प्रशासक अगर अधिकारियों को लगा देंगे तो जनता किसके पास जाएगी, इसलिए हमने डिमांड की थी कि भाई हम जनता के द्वारा चुने हुए बोर्ड है हमारा, हम कोई वो अधिकार रहे। तो अभी की तारीख में अगर माना जाए तो सरपंच सिर्फ और सिर्फ मूल जाति और ये जो खाद्य सुरक्षा और ये जो फार्म वगैरह की स्कीम निकलती है उसके सील लगाने वाला एक मुखौटा बन चुका है। विकास अभी बिल्कुल बंद है, क्योंकि राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल से विकास का फंड दे दिया है। चुनाव नहीं होने की वजह से केंद्र ने भी पैसा रोक लिया, तो सरकार, दोनों सरकारों ने पैसा रोका है और उसका असर गांव के विकास पे पड़ा है। तो सरकार को अगर इन चुनाव में आने, जब भी चुनाव होंगे 6 महीने बाद 8 महीने तक रहा है, उसका फ़ायदा चाहिए तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, विकास का फंड देना होगा, तभी इसके रिजल्ट आएंगे। अगर ये सोचेंगे कि आने वाले जो सरपंचों को हम बजट देंगे और वो हमारी सरकार की वाहवाही करेंगे, तो उससे पहले तो चिड़िया उड़ जाएगी, ये सच है। तो क्या चुनाव, पंचायत राज निकाय चुनाव में सरकार जो बीजेपी पार्टी, अभी जो मेरा मानना है कि अभी स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे माहौल बनता है ना, गांव में अलग तरह का माहौल है। गांव में कांग्रेस ने एक माउथ पब्लिसिटी बना दी कि इन्होंने नरेगा बंद कर दी, नरेगा बंद कर दी, नरेगा। अभी एक बार को अब 50 बार बोलोगे तो आदमी मान लेता है कि हाँ नरेगा बंद हुई। तो सरकार को उस चीज़ से निकलने के लिए जो भी स्कीमें बंद हुई है, जैसे भी जल जीवन मिशन बंद है, काम ही नहीं हो रहा उस पर। पहले हुआ कांग्रेस के राज में, भ्रष्टाचार हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसकी परतें खुली, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद काम बंद हो गए। अब कोई भी आदमी उसमें काम करने में तैयार नहीं है, और नहीं है तो फिर वो हेडपम्प पुनः बंद हो गए और घर घर जल वाला काम भी बंद हो गया। तो लोग वो कह रहे कि मेरे जो पहले चल रहा था वही ठीक था, नया लाए तो नए में कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे किसी नरेगा में भी है। नरेगा में हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां होती है, सब में होती है, मगर सरकार को उस कमियों को सुधारना चाहिए था, न कि उस स्कीम को बंद कर दे।
या स्कीम में इतना सारा वो लगा दिया कि मुँह में तो नहीं मानता कि जो 40-60 का रेशो है राज्य और केंद्र का सामग्री बजट का, वो ये पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो नरेगा चलेगी नहीं, चलेगा नहीं तो फिर लोगों में गलत इम्पेक्ट जाएगा, तो चुनाव में उसका रिजल्ट तो तो इसलिए देरी हो रही है ताकि उसकी चीज़ों को कवर कर सके। बिल्कुल यही है अभी कि भाई जो फीडबैक आया है इनके पास, नीचे से लेकर सर्वे किया है, उसमें ये आया है कि अभी ये नहीं है, तो थोड़ा सा सरकार चाहती है कि गाँव में फंड वंड रिलीज करके विकास को दोबारा से चालू करे और उसका रिजल्ट आए। तो जो एमपी मॉडल लागू किया, प्रशासक बनाए गए, कई सरपंचों को हटा भी दिया था, क्या मामला? देखो, हटाने में तो राजनीति के उसमें दुरुस्ती भी हो सकती है, कुछ लापरवाही भी हो सकती है, सब तरह की है, मगर जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई ना, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। आप 1 घंटे में 1 दिन में तो नोटिस दे रहे हो, उसी दिन उसको हटा भी रहे हो, आप 1 महीने का उससे जवाब मांग रहे हो। आप परोपर में अगर लापरवाही बरती तो उसके लिए सरकार उनसे जवाब मांगे, वो जवाब दे, जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती तो उसको हटाए, कुछ भी करे। मगर आप 1 ही दिन में नोटिस निकाल रहे हो, उससे 1 ही घंटे बाद उसको निलंबित भी कर रहे हो। उसमें लिखा हुआ भी होता है कि आप 1 महीने में अपना स्पष्टीकरण दें, तो 1 मिनट 1 घंटा ही लगाते हो, उसके बाद उसका निलंबन का आदेश बन जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ठीक है, फिर लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको बहाल कर देता है, फिर चार्ज नहीं देते, फिर चार्ज भी दे दिए, फिर वापस वही प्रक्रिया चलती है। उससे क्या है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच में थोड़ा सा तालमेल ठीक नहीं बन पा रहा है अभी। परिसमन हुए पंचायतों के, निकायों के, इसमें कितनी नाराजगियां हुई? देखो, परिसीमन हुआ नेताओं के अनुरूप, जनता के अनुरूप अलग चीज़ होती है। नेता अपने हिसाब से परिसीमन चाहता है, सीटें रिजर्व करना चाहता है। कई सरपंच ऐसे हैं, कोई जिला परिषद सदस्य ऐसे हैं जो सर उनसे पटरी नहीं बैठती, उनके वार्ड खत्म कर दिए, पंचायतों को बिगाड़ दिया। तो ये सब चलता है, ये कांग्रेस ने भी किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने भी छोटी छोटी पंचायतें बना दी, बड़ी बड़ी कर दी। धारीवाल जिले हमारे यहाँ नगर निगम बनाई 2, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण। एक वार्ड वहाँ 3,000 का भी था, 13,000 का भी था, 23,000 का भी था, वही ये कर रही है। तो इसमें कोई नहीं है, जो सत्ता में होता है वो अपनी दादागिरी करता है। तो परिसमन में इस बार नाराजगी ज़्यादा नहीं है कांग्रेस के बजाय, कांग्रेस सरकार के बजाय? नहीं, नाराजगी उस टाइम भी इतनी थी, कांग्रेस बीजेपी ने उस टाइम भी आरोप लगाए थे, आज कांग्रेस आरोप लगा रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। परिसमन कुल मिलाकर के जैसा कांग्रेस सरकार ने किया वैसे बीजेपी सरकार, बस सब जो भी है, जो भी सरकार है, जो भी पार्टी है, वो अपने हिसाब से परिसीमन करती है। वो चाहती है मेरी सीटें शेप हो जाए। धारीवाल जी ने 2-2 नगर निगम बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि उनको पता है कि नगर निगम में हम हार जाते हैं, तो 2 में ऐसा कर दिया कि 1 में कांग्रेस जीतेगी, 1 में बीजेपी जीतेगी। तो वो दुर्भाग्य, उनके लिए सौभाग्य था कि कोटा की दोनों नगर निगम धारीवाल जी जीते। मगर जोधपुर देख लो, जयपुर देख लो, एक कांग्रेस एक बीजेपी, तो बैलेंस हो गया। और ऐसे ही अगर सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसान कब होता है? उनके साथ पार्टी का सोपड़ा साहब। अब आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी ने वही कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीते, माहौल बनाएंगे, तो कांग्रेस भी वही करती है, इसमें कोई सरपंचों का पेमेंट अटका हुआ था 2022-23 का था, फिर उसमें कुछ दे दिया, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बाकी है 23-24 का। राज्य वित्त आयोग का लगभग 4800 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 ये तो राज्य का है, और केंद्र का भी लगभग 2,000 करोड़ का बाकी है। तो हम जो माने तो 6,000 करोड़ तो ये हो गए, और 4,000 करोड़ रुपए नरेगा के हैं। तो इससे पूरा मोटा मोटी 1,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़, सॉरी 10,000 करोड़ रुपए गांव के विकास के बाकी हैं। तो हम तो ये तो मांग कर रहे हैं ना, जो सीएम साहब ने कहा है कि हम 9,300 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देंगे, तो उसको रिलीज करें जल्दी से जल्दी। और जो वर्तमान में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, ये उससे काम कराए और एक मैसेज दे जनता के बीच में कि जो वर्तमान सरकार है ये विकास के साथ है, विकास कराना चाहती है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो यानी कि विकास कराना, तो ये लगे सरपंचों का जो पेमेंट अटका हुआ पड़ा, कई सरपंच है तो और भी है कि अटका हुआ पेमेंट? वो तो है ना, वो मैंने बता ही दिया, वो तो सारा ही है। इसके अलावा भी कई स्कीमों के पैसे अटके पड़े हैं, फंड की कमी तो है ही। तो इससे नुकसान नहीं होगा सरकार को? नहीं है ना, अभी नुकसान, अभी चुनाव कराया था तो नुकसान है। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि ये पैसा रिलीज करे तुरंत, ताकि पॉजिटिव माहौल बने। पहले सरपंच बनने के लिए लोग तैयारियां करते थे साल भर पहले, इस बार क्या लोगों में आज इस बार वो थोड़ा सा उलझने टाइप जो सरकार ने जो बार में स्टैंड चेंज किया ना, तो कई हमारे जो साथी नए वाले थे, जिन्होंने 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े सिला के खूंटी पे टांग दे वापस, क्या करे? वो गाँव में चाय पिलाते पिलाते थक गए। कई सरपंच तो हमारे कहते हैं साहब क्या करें, मेरी 1-2 बीघा ज़मीन तो बिक गई,
अब अगर सरकार ने और चुनाव आगे चलाया तो 2-1 बीघा और बिक जाएगी। तो हम कहते हैं भैया चुनाव लड़ने के लिए ज़मीन बेचने की जरूरत नहीं है, जनता की सेवा की जरूरत है। जनता के बीच में रह के उनके काम करो, जनता अपना आप सुन लेगी। तो आपको नहीं लगा पहले जो महीने पहले तैयारी होती थी, अब भी तैयारी उसी रूप में है? यार ये कर ली ना, जैसे जैसे पहले डिक्लेयर हुआ 15 सारे सरपंचों ने किए या फिर सरपंचों की तो स्थिति ये है कि हमारी सीटों का पता नहीं है। मैं जिस पंचायत से चुनाव लड़के आता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी सीट जनरल आएगी, ओबीसी आएगी, एसटी आएगी, एससी आएगी। ये तो आरक्षण तय करेगा। आरक्षण के बाद भी फिर लॉटरी निकलती है, वो तय होती है कि महिला की आएगी या पुरुष की आएगी। इसलिए ये गारंटी हमारी नहीं। मगर जो लोग अग्रेसिव है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको बताया कि यार ये सीट ऐसी आ सकती है, तो वो तैयारी करते हैं। वर्तमान में सरपंच है वो तो तैयारी कर ही रहे, उनको चुनाव लड़ना है। अगर सीट आएगी नए नवेले तैयार हो रहे हैं कुछ? नए नवेले के लिए थोड़ा दिक्कत है कि वो खर्च करते हैं और वो खर्च करते फिर वापस बैठ जाते हैं। अब पहले लगा था 15 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे तो लोगों ने फिर कपड़े वपड़े सुला लिए और बढ़िया चाय की दुकान में बैठना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो आया, टाइम हुआ, अब वापस बैठ गया। अब सितंबर आ गया। अब सब कई लोग हमारे ग्रुपों में जुड़ गए थे जो अग्रेसिव थे चुनाव लड़ने के लिए, वो लेफ्ट हो गए कि भाई चुनाव नहीं होने, अब क्या मतलब आ गया इनकी। जब चुनाव नजदीक हो गए, कहते हैं कि जो सरपंच बन जाते हैं ना, जो लोगों में चर्चाएं रहती, सरपंच बन जाते उसके बाद स्कॉर्पियो में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं, किसमें कितने सच्चाई है? देखो मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिसको अपना डीएनए टेस्ट कराना है, अपनी खानदान का ये, वो सरपंच का चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा कि कौन क्या है। सरपंच जो चुन के आता है ना, एमएलए बनना आसान है, सांसद बनना आसान है, क्योंकि वो पार्टी सिंबल पे होता है, पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मगर जो सरपंच बनता है ना, वो अपनी खुद की साख पर, अपने बाप दादाओं की साख पर और अपने कर्मों के हिसाब से सरपंच बनता है। तो वो इतना सक्षम तो होता ही है चुनाव लड़ने से पहले, उसका परिवार वहाँ पे मजबूत होता है, तो उसके लिए स्कॉर्पियो ये कोई मायने नहीं लगती। वो पहले से सक्षम है। जैसे मैं हूँ, मेरे घर में आज से 45 साल पहले से जीप है, ट्रैक्टर है, ज़मीन है, खेती बाड़ी है। अब मैं उस चुनाव लड़ने के बाद अगर मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, क्योंकि जाना आना भी होता है, तो उसमें सरपंच उसमें बोले रहे तो कहाँ से आ गया? एक मिथ्ये बना दिया कि साहब सर को वहाँ स्कॉर्पियो में आते हैं, ये आते हैं, आते हैं। भाई उनके बारे में पहले पता करो, और फिर ये पता करना है तो आप ये पता करो ना कि कितने आईएएस अधिकारी, कितने आईपीएस अधिकारी, जब आईपीएस अधिकारी जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। और आज उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है तो उसमें कितने % का इजाफा हुआ, उनके पास संपत्ति कहाँ से आई? सरपंचों की मैं आज भी कह रहा हूँ 80% सरपंचों को ज़मीनें बेचनी पड़ती है चुनाव लड़ने के बाद, हटने के बाद। उसका मैं उदाहरण हूँ, मेरी कम से कम 10 बीघा ज़मीन बिकी है। कुछ चर्चा ये भी है, मेरे पास भी चर्चा सुनने को आई कि सरपंचों ने अभी पेमेंट लेट हुआ तो लोगों से ब्याज पे पैसे उठा, उनके ब्याज ही चल रहा है। मतलब अगर किसी सरपंच ने 1 करोड़ का काम करा दिया ना, तो उसके कम से कम 20-30 40 लाख 50 लाख तो ब्याज पे लग गए अभी, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी थी, साख करना था, उसको देना है पैसा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि 80% सरपंचों को ज़मीन बेचनी पड़ती है। मगर ये मूंछ का सवाल है। सरपंच गांव में एक बार सरपंच गिराना सब कुछ आते हैं। मैं भी जब मेरे पिताजी चुनाव आ रहे थे एक बार, तो मैं सोचता था कि अपने घर में से भी कभी सरपंच आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं देखते थे और सरपंच साहब, लोग कहते सरपंच साहब। और जब फिर मेहनत करके करी तो फिर सरपंच लगातार आई। तो वो एक सरपंचों के लिए अभी जो सरकार ने वो जो संतान वाला जो बिल पेश किया, उसमें क्या कितना फायदा है सरपंच? उसमें कोई इतना ज़्यादा फायदा तो किसी को होना नहीं है, क्योंकि संतान देखो अब आज की तारीख में हर आदमी समझता है कि उसके कितने संतान होनी चाहिए, और ये 30 साल पुराना कानून है। तो उसके बाद तो जो चुनाव लड़ने वाले थे उन्होंने तो अपने आप बैन लगा लिया था। तो हर आदमी के नहीं है। हाँ, ये 10-5% वृद्धि हो जाएगी जो अभी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनमें, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो 2 वाले हैं जो चुनाव लड़ लिए, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका तो सब कुछ फंटा। ये सरकार ने सही किया, ठीक किया है। इससे क्या है, विसंगतियाँ बहुत सारी खत्म हो गई। एक बार और नरेगा की चर्चा छेड़ते हैं। नरेगा की चर्चा गांव में क्या नरेगा बंद हो जाएगी क्या? नहीं, बंद तो नहीं होगी, बंद करना आसान नहीं है, मगर उसमें जो बदलाव आया ना, उससे ये हो गया कि अब थोड़ी सी बाउंडेशन ज़्यादा हो गई। अब दिक्कत आएगी। जो पहले चल रही थी नरेगा, उसका चेंज आया है बहुत कुछ। तो बंद तो नहीं करेंगे सरकार, मगर बाउंडेशन ऐसे लगा देगी जैसे गैस की सब्सिडी, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई। 1200 सिलेंडर लेना शुक्र कर लिया लोगों ने। ऐसे कई स्कीमें सरकार ने डायरेक्ट फायदा देने के लिए कहा कि हम आपको देंगे। एक वो खबर चल रही थी कि जो सफाई का पैसा होता है वो सरपंचों ने दूसरे फंड में खर्च कर ली। ऐसा नहीं है,
वो जो फंड आता है ना केंद्र का, उसमें गाइडलाइन होती है कि आप इन योजनाओं में इन पैसा खर्च कर सकते हो। उसमें पेयजल भी है, स्वच्छता भी है, अन्य भी है, लाइट भी है, रोशनी भी है। सरपंचों ने उन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर दिया, इन पे नहीं किया, ये भी हो सकता है। मगर अभी पिछले 1.5 साल से तो 1 साल से तो पैसा ही नहीं आ रहा, और अभी जो पैसा आया वो 3800 पंचायतों में आया है, 7,800 पंचायतों, अभी भी उस बजट से तो पैसा जब आया नहीं तो खर्च कहाँ से होगा। पहले जब माननीय मंत्री जी की मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी सोच है उनकी। पहले बार किसी नेता ने गांव को स्वस्थ बनाने के लिए सोचा है, मगर उसमें जो विसंगति है ना वो बहुत अलग तरह की है। पंचायत समिति लेवल पर टेंडर होता है, बीडीओ और वो अन्य अधिकारी उसके वो होते हैं। सरपंच के साइन कब होते हैं? जब उसको वर्क ऑर्डर देना होता है। अब वो ठेकेदार सरपंच के अधीन नहीं होता। सफाई कर्मचारी सफाई ठेकेदार सफाई कर्मचारी लगा के सफाई करवा लेता है, लेकिन उसके एमबी भर देता है, अकाउंटेंट उसको वेरीफाई कर देता है, ओटीपी आता है सरपंच के पास। तो सरपंच के ऊपर ब्लेम लगता है कि तुमने सफाई नहीं कराई। वो हमारा तो कर्मचारी नहीं है, हमारा तो ठेकेदार ही नहीं है, वो हमारी तो बात ही नहीं सुनता। तो ये चीज़ पंचायत लेवल पे ही ठेके होने चाहिए, और गांव के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि गांव के लोग वो करें, और ठेका पद्धति होनी नहीं चाहिए। कमीशन खोरी क्यों बीच में? कुल मिलाकर अपनी बात चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर के, अपना सब्जेक्ट छिड़ा था, तो यानी पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं होंगे अभी, और मेरा जब मानना है कि ये चुनाव 1 स्टेट 1 का नवंबर-दिसंबर में होंगे 2026। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रफ़ीक पठान, जो सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता, इन्होंने अपनी जानकारी दी। फिर अगली बार मिलेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।